हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है महिमा। हमारे एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी ये फर्स्ट की क्लास सेकंड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। कि हमारे टीचिंग के कौन कौन से लेवल्स होते हैं। चलिए तो हम फिर शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता देती हूँ कि हमारा एक न्यू बैच लॉन्च हुआ है, न्यू समर्पण 3.0, जो हमारा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 को लेके हुआ है, जिसमें आपको हमारा कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा, पेपर फर्स्ट और पेपर टू सेकेंड दोनों का, जो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। कि ये विशेषता है कि यह पेपर फर्स्ट भी कंप्लीट करवाएंगे आपको, मतलब इसके भी वीडियो लेक्चर रहेंगे और पेपर टू के भी रहेंगे। इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आपको अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे, आपको गाइडेंस भी और आपको ये पूरी इंटरव्यू तक की तैयारी करवाएगा। आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड मिलेगा। इसमें इसमें आपको डाउट सॉल्विंग भी मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो आपको डाउट सॉल्विंग सेशन भी इसमें मिल जाएंगे। और सभी यूनिट्स को डिटेल आपको पूरा अच्छे से कवर करवाया जाएगा, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल में पूछा जाता है। तो जो जिस किसी को भी पॉलिटिकल साइंस का ये बैच ज्वाइन करना है, वो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमारे मेंटोरशिप सेशन शुरू हुए हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, सोशियोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए शुरू हुआ है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ यह है कि इसमें आपको डेली कुछ टारगेट्स मिलेंगे। आपको कुछ टारगेट्स देंगे, वो आपको पूरे कवर करना है। वैसे ही आपको पूरे 10 यूनिट्स तक हम डेली टारगेट देने वाले हैं, और ये आपका 31 दिसंबर के पहले हम पूरा खत्म कर देंगे। हम पहले आपको कुछ टारगेट देंगे, उसके कुछ नोट्स प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज। और आपको कुछ उसमें डाउट्स रहते हैं तो आपको लाइव वीडियो सेशन भी मिल जाएंगे डाउट्स के लिए, जिसमें आप खुद हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको वो फिर सॉल्व करके देंगे। और आपको 10 ईयर नेट और सेट के पीवाईक्यू डिस्कशन भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वो बैच ज्वाइन करना हो तो हमारे टीम से बात कर सकते हैं। और इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी फ्री। ठीक है, अभी ये ऑफर में चल रहा है, इसमें 1000 में। ठीक है, आप कर सकते हो ज्वाइन अगर आपको करना हो तो। और ये अभी हमारा वीडियो कोर्स चल रहा है पेपर वन के लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज और ई बुक दोनों मिल जाएगी। अगर आपको जुड़ना हो तो हमारी टीम के नंबर दिए हुए आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, कि हमारे शिक्षण के कौन से मुख्य स्तर होते हैं। तो इसमें 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर, ये शायद गलती से हमारा कुछ टाइप हो गया होगा। फिर स्मृति स्तर, बोध स्तर, और एक आएगा हमारा चिंतनशील स्तर। ठीक है, तो इसमें पहला आएगा स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर पर होता है कि जहाँ बच्चे जो केजी फर्स्ट सेकंड के होते हैं वो सिर्फ सीखते हैं, जहाँ यहाँ पे हम सिर्फ रटते हैं, जो हमें टीचर ने पढ़ाया वही हमने सीख लिया। बोध स्तर, जहाँ पे हम कुछ सीखते भी हैं, अगर हमको कुछ समझ में नहीं आता है तो हम टीचर से भी पूछ सकते हैं। और चिंतनशील स्तर होता है जहाँ पे हम खुद हमारे हम खुद हमारे मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करके खुद में ही विकास करते हैं और खुद से सोचते हैं, उसे हम चिंतनशील स्तर कहते हैं। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। स्मृति स्तर, ये स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है? हर्बर्ट। आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि स्मृति स्तर को कौन से इसके प्रस्तावक कौन थे, कौन से विद्वान ने ये दिया था। तो आपको याद रखना है ये हर्बर्ट द्वारा दिया गया था। यह पहला और विचारहीन स्तर है, मतलब यहाँ पे हमारे विचारों में कोई वृद्धि नहीं होती है। जो हमें टीचर ने बता दिया सिर्फ हम वही चीजें रटते हैं, सिर्फ वही फैक्ट हम याद करते हैं। हम यहाँ पे हमारा दिमाग नहीं चलाते, सिर्फ जो हमें टीचर ने बोल दिया हम सिर्फ वो याद कर लेंगे, बात खत्म। तो इस स्तर को क्या बोलते हैं हम? मेमोरी लेवल। ठीक है, तो हम MLT भी बोलते हैं, मेमोरी लेवल टीचिंग। ठीक है, इस स्तर पर शिक्षण को निम्नतर स्तर पर माना जाता है। यह हमारा सबसे नीचे का लेवल का स्तर होता है। ठीक है, पहले हम सिर्फ रटते हैं, फिर हम समझते हैं, और फिर हम खुद पे प्रयोग करते हैं, खुद से चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे निम्नतम स्तर हो गया।
ठीक है। इस स्तर पर छात्र की सोचने की क्षमताओं में भूमिका नहीं होती है। यहाँ पे छात्र खुद नहीं चीजें सोचते हैं, वो खुद में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ टीचर की भूमिका होती है, यहाँ पे छात्रों की कोई भूमिका नहीं होती है। छात्र केवल उन तथ्यों, सूत्रों, सूचनाओं और कानूनों को रटते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। छात्र सिर्फ, जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं फैक्ट को याद करते हैं जो उनकी टीचर ने उन्हें बता दिया होता है। वो खुद में कोई भूमिका नहीं निभाते। अगर टीचर उन्हें गलत बता रहा है तो वो उन्हें गलत याद कर लेंगे। यहाँ पे उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। यहाँ पे छात्रों की भूमिका नहीं होती है, सिर्फ टीचर की भूमिका होती है और वो चीजों को सिर्फ रटते हैं। ठीक है। अध्ययन सामग्री पूर्व नियोजित और व्यवस्थित होती है। मतलब टीचर को क्या पढ़ाना होता है वो पहले से ही वो नियोजित, मतलब वो पहले से ही सोच के आया होता है। नियोजित, वो पहले से ही उन्होंने सोच लिया होता है कि आज मुझे ये पढ़ाना है, और व्यवस्थित होती है। बच्चों से यहाँ नहीं पूछा जाता कि आज आपका कौन सा विषय पढ़ने का मन है। यहाँ से जो अध्ययन सामग्री होती है वो पहले से ही डिसाइड होती है। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, शिक्षक की भूमिका प्राथमिक होती है। यहाँ पे शिक्षक की भूमिका प्राथमिक होती है और छात्रों की भूमिका माध्यमिक, मतलब कम होती है, सेकेंड लेवल पे होती है। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट किसकी होती है? फर्स्ट भूमिका, आपको ये याद रखना, इस टाइप से क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है कि किसके, जिसमें शिक्षकों की भूमिका प्राथमिक होती है वो कौन से स्तर पे होता है। तो आपको याद रखना है, स्मृति स्तर पर शिक्षक की भूमिका प्राथमिक होती है और विद्यार्थियों की भूमिका माध्यमिक होती है। ठीक है। स्मृति स्तर आपको अच्छे से समझ में आ गया, जहाँ पे बच्चे सिर्फ रटने से सीखते हैं, उनकी खुद की कोई भूमिका नहीं होती है, शिक्षक की ही भूमिका होती है। अब हम अगला पढ़ने वाले हैं। इसी में इसके मतलब क्या फोकस बिंदु रहता है, क्या इसके गुण होते हैं और क्या इसके दोष होते हैं। इसका फोकस किस चीजों पे रहते हैं? तथ्यों की समेटने की क्षमताओं के विकास पे जोर देना। कि मतलब यहाँ पे बच्चे सिर्फ तथ्यों को समेटते हैं, उनको पूरे अल्फाबेट याद कराए जाते हैं, उनको पूरी वर्णमाला याद कराई जाती है, तो वो तथ्यों को सिर्फ समेटते रहते हैं। वो उनको टेबल्स याद करवाई जाती है, तो वो सिर्फ तथ्यों को समेटने की कोशिश करते रहते हैं। वो अल्फाबेट को याद करने की कोशिश करते हैं, वो टेबल्स याद करने की कोशिश करते हैं, वो वर्णमाला याद करने की कोशिश करते हैं। तो उनका फोकस स्मृति स्तर पर फोकस किस चीज पे रहता है? सिर्फ तथ्यों को एकत्रित करने पे। ठीक है। अब यहाँ पे मानसिक पहलुओं का प्रशिक्षण, इसके चरण क्या होते हैं? पहले हम चीजों को मानसिक पहलुओं पे प्रशिक्षित करते हैं, ज्ञान तथ्य प्रदान करना, फिर बच्चों को हम कुछ चीजें तथ्य के रूप में देते हैं कि आपको ये चीजें याद करनी है, तो हम तथ्यों को ही उनको याद करने के लिए दिया जाता है। सीखे गए तथ्यों को बनाए रखना, हम उनको बार बार रिवाइज कराते हैं। अल्फाबेट कि आपको जो हमने कल याद कराया था वो फिर से याद करना है, फिर आपको सुनाना है। मतलब जो हमारे पास तथ्य होते हैं हम उनको याद करने या बनाए रखने के लिए उन बच्चों को बोलते हैं। और वही फिर यहाँ बताए, तथ्यों को याद करना, उनको बनाए रखते हैं, हम उनको बार बार रिवाइज कराते हैं ताकि वो बच्चों को याद रहे। ठीक है। तो इसके ये चरण हो गए। अब इसके गुण क्या क्या होते हैं स्मृति स्तर पर? निचली कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी, जो बच्चे केजी फर्स्ट केजी सेकंड में है उनके लिए ये उपयोगी होते हैं, क्योंकि उनका कोई मानसिक विकास नहीं होता है, वो खुद से चीजें नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्मृति स्तर केजी फर्स्ट एंड सेकंड के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। यह केजी फर्स्ट और केजी सेकंड, मतलब ये निचली कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी मानी जाती है। किस स्तर पर अर्जित ज्ञान भविष्य के लिए आधार बनाता है? जैसे बच्चों को अल्फाबेट याद होगी, उनको टेबल से याद होगी, तो वो आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो उनको मैथ्स के बड़े बड़े फॉर्मूला याद करने में या उनको कुछ सवाल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वही ये उनके लिए एक आधार, एक बेस बनाते हैं। छात्रों में रटन स्मृति को बढ़ाते हैं। कौन से स्तर बच्चों में छात्रों की रटन स्मृति को बढ़ाते हैं? स्मृति स्तर। ठीक है। उनकी जो रटने की क्षमता होती है, सिर्फ यहाँ पे उसी पे फोकस किया जाता है, उनका कोई मानसिक विकास नहीं होता है। हम बच्चों को बोलते हैं कि चलो ये फैक्ट याद करो, आज ये हमको याद करना है, आज हमको ये पढ़ना है, सिर्फ उनको याद कराने पे फोकस किया जाता है। ठीक है। या इसके, अब इसके कुछ गुण तो है पर इसके कुछ दोष भी हो सकते हैं। यह शिक्षार्थियों की क्षमताओं में विकास में मदद नहीं करते। यहाँ पर उनका कोई डेवलपमेंट नहीं होता, सिर्फ वो चीजों को याद करते हैं। उन्हें सिर्फ याद कराने पे ही फोकस किया जाता है, उनमें कोई मानसिक विकास नहीं होता है, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। यहाँ पे विद्यार्थी रट कर सीखते हैं, उनको समझाया नहीं जाता है।
कि आपको टेबल्स कैसे बनानी है, आप कैसे इसको बना भी सकते हो, आप इसको याद तो कर सकते हो पर आप इसको कैसे खुद से बना भी सकते हो, उनको वो नहीं समझाया जाता यहाँ पे सिर्फ उनको रट कर कि आपको सिर्फ ये रटना है, ये टेबल मैंने आज आपको यहाँ पे लिख दी है क्योंकि आपको ये कल याद करके आनी है, मतलब उनको सिर्फ रटने पे फोकस किया जाता है। विद्यार्थियों की सख्त अनुशासन में रखा जाता है, यहाँ बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है, यहाँ पे उन पे सख्त अनुशासन, उनको अनुशासन तो सिखाया जाता है पर उनको अगर उनके से कुछ गलती होती है तो उनको कुछ पनिशमेंट दी जाती है, तो मतलब यहाँ उनको सख्त अनुशासन में रखते हैं, उनको बिल्कुल भी छूट नहीं मिलती है। इस प्रकार के शिक्षण में बुद्धि का कोई महत्व नहीं होता, उनमें यहाँ पे बुद्धि का मानसिक विकास कुछ नहीं होता है, सिर्फ उनका यहाँ पे रटन क्षमता को मजबूत किया जाता है, उनका कोई बुद्धि में कोई विकास नहीं होता, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये इसके दोष भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल या बोध स्तर, को हम यूएलटी भी बोलते हैं, उसको हम एमएलटी यूएलटी। ठीक है, तो सबसे उसके हमारे स्मृति स्तर के प्रस्तावक कौन थे? हर्बर्ट और यहाँ पे मॉरिशंस। ठीक है, इसको किसने दिया है? मॉरिशंस ने। ये मुख्य प्रस्तावक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ केवल तथ्यों को याद कराने से कहीं आगे जाती है, यह विषय की महारत पर केंद्रित होता है। यहाँ पे सिर्फ बच्चों को सिर्फ यहाँ पे तथ्यों को याद नहीं कराया जाता, उन्हें समझाया जाता है उस विषय के बारे में कि व्हाट इज ए साइंस, व्हाट इज ए सोशल साइंस। मतलब बच्चों को सिर्फ याद नहीं करवा रहे, हम उनको एक मानसिक विकास भी डेवलप कर रहे हैं कि ये चीजें होती क्या है, हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये इस विषय में ऐसा पढ़ाया जाता है तो ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है, हम ये भी बच्चों में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ याद करने से कहीं थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षक छात्रों को तथ्यों और सिद्धांतों के बीच संबंध के बारे में समझाते हैं कि ये जो हमारे पास तथ्य है इसको हम सिद्धांतों में कैसे लागू कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाता है और उन्हें सिखाते हैं कि वे सिद्धांत को कैसे लागू कर सकते हैं। आपके पास में कोई सिद्धांत होगा तो उसको हम हमारे जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, या कुछ साइंस का कुछ प्रोजेक्ट है तो हम उसको कैसे लागू कर सकते हैं, लैब में हम उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसमें यहाँ पे बताया जाता है। वो कौन से स्तर में आ गया? हमारे बोध स्तर में आ गया। इस स्तर पर शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं, मतलब यहाँ पे छात्र शिक्षक से कुछ पूछ सकता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो हमारे टीचर से कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हुआ, ये सिद्धांत मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका आप कोई और एग्जाम्पल दे दीजिए। तो मतलब जहाँ पे दोनों सक्रिय होते हैं उसे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बोलते हैं। यहाँ पे इसकी कुछ मूल्यांकन होते हैं, जैसे हम इसका यहाँ पे मूल्यांकन होते हैं निबंध और वस्तुनिष्ठ। यहाँ पे उनको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और कुछ निबंध भी मिल सकते हैं, कुछ उनको टॉपिक दे दिया कि आपको इस विषय पर लिखना है, तो बच्चे इतना उनका मानसिक विकास हो जाता है कि वो उस विषय को समझ कर उस पे कुछ लाइन लिख सके, उस पे कुछ निबंध लिख सके, को हम बौद्ध स्तर पे रखते हैं। यहाँ पे मूल्यांकन किस प्रणाली द्वारा होता है? यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि निबंध और वस्तुनिष्ठ प्रकार का मूल्यांकन किस स्मृति पर होता है, तो आपको याद रखना है वो बौद्ध स्तर पर होता है। ठीक है, इसके भी कुछ जो गुण होते हैं, विद्यार्थी अपने सोचने की क्षमता का प्रयोग करते हैं, मतलब यहाँ विद्यार्थी खुद से सोच समझ सकते हैं, उनकी क्षमताओं का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे रटने से नहीं सीखते, यहाँ वह जानकारी और तथ्यों के बीच उपयोग और उद्देश्य से समझ के सीखते हैं। यहाँ पे वो सिर्फ रटते नहीं है, यहाँ पे जो भी उनके पास में उनके उद्देश्य होते हैं वो उसको समझ कर सीखते हैं कि इससे क्या उसके उपयोग हो सकते हैं, तो वो समझ कर सीखते हैं। शिक्षक छात्रों को विषय वस्तु को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है, जो भी शिक्षक उनको बताने वाला है वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से होता है कि हाँ आज हमने ये सीखा, पहले हमने इस सिद्धांत को समझा और फिर उसका प्रयोग किया और फिर हमने देखा कि हम उसको हमारे जीवन में कैसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे जो भी हमारा विषय वस्तु होता है वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से होता है, तो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे करते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया चिंतनशील स्तर। ठीक है, आरएलटी, रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसके मुख्य प्रस्तावक कौन है? हंट। यह किसके द्वारा दिया गया है? इसके मुख्य प्रस्तावक कौन है? हंट। ठीक है, याद रखना है, ये एक बार क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट में। ठीक है, इस स्तर
ये आत्मनिरीक्षण स्तर के रूप में भी जाना जाता है। इसका और नाम क्या है? आत्मनिरीक्षण स्तर। इसको हम आत्मनिरीक्षण स्तर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम खुद से बातें नहीं, हम खुद से समझते हैं चीजों को कि ऐसा यहाँ पे क्यों है। हमारे अंदर हमारी मानसिक क्षमता इतनी हो जाती है कि हमको समझ में आने लगता है कि ये सिद्धांत का प्रयोग हम हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से कर सकते हैं। जब हम ये चीजें समझ में आ जाती है तो हम चिंतनशील स्तर पर पहुंच जाते हैं और हम खुद से आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ गलती हम नहीं कर रहे हैं। इस स्तर में किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना भी है। हम यहाँ पे चीजों को गहराई से सोचते हैं कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, हम कहाँ चूक रहे हैं, हमारा ये अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, हमसे कहाँ गलती हुई। हम एक टेस्ट देते हैं हमारा, अगर हमने उसमें कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं बने तो हम खुद से देखते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई है, हमने कौन सा टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा था जिसके प्रश्न हमसे नहीं बने, हमने कौन सी थ्योरी में मिस्टेक कर दी। तो वही हम यहाँ पे किसी टॉपिक के बारे में गहराई से सोचते हैं। यह शिक्षण के समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। मतलब हम यहाँ पे समस्या को देखते हैं कि यहाँ पे अगर समस्या है तो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं समस्या से। तो हम यहाँ से समस्या से बाहर, हम उसको केंद्र में रख के उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो कौन से स्तर में आता है? चिंतनशील स्तर में। इस स्तर पर विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। मतलब यहाँ पे विद्यार्थी स्टूडेंट की मौलिक सोच, उनकी खुद की एक सोच भी डेवलप हो चुकी होती है कि वे किस प्रकार से सोच रहे हैं और किस प्रकार से अपने कार्य, रचनात्मक कार्य की क्षमता भी उनकी विकसित हो सकती है कि वो कैसे अपने कार्य को कर रहे हैं। अगर उनको कोई प्रोजेक्ट दिया है तो वो खुद से उसको कैसे कर रहे हैं, उनकी ये भी एक सोच डेवलप हो चुकी है यहाँ पे। के गुण क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे कक्षा का वातावरण और खुला और स्वतंत्र होना चाहिए। शिक्षार्थी सक्रिय और प्रेरित होते हैं। यहाँ पे छात्र प्राथमिक स्थान लेता है। यहाँ पे छात्रों का कौन सा स्थान होता है? प्राथमिक, फर्स्ट। और यहाँ पे शिक्षक कौन सा? माध्यमिक स्थान पर होता है। यहाँ पे छात्र पहले होता है और शिक्षक बाद में आता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच बातचीत होती है। मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं। अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपने टीचर की भी हेल्प ले सकता है। यहाँ पे दोनों में बातचीत हो सकती है। इस स्तर में शिक्षण की समझ और स्मृति दोनों शामिल है। इस स्तर पर हम हमारे चिंतनशील स्तर पर तभी पहुंच सकते हैं जब हमारा स्मृति स्तर और समझ स्तर दोनों डेवलप होगा। स्मृति स्तर और समझ स्तर, जब हम इन दोनों लेवल को पार करके आ जाएंगे तभी हम हमारे चिंतनशील स्तर पर पहुंच सकते हैं। जब हमारे पास में हमारा हमारा एक स्तर, हमारे पास कुछ फैक्ट होंगे, वो भी हमारे पास मौजूद रहेंगे और हमारी खुद की एक समझ भी रहेगी, तभी हम चिंतनशील स्तर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ और स्मृति दोनों शामिल है इस स्तर में। ठीक है, हम बिना, अगर हमारे पास में कुछ फैक्ट नहीं है, हमारे पास खुद की एक समझ नहीं है, तो हम डायरेक्ट चिंतनशील स्तर पे नहीं आ सकते। इसीलिए इसमें समझ और स्मृति दोनों स्तरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से स्तर में समझ और स्मृति दोनों लेवल की नॉलेज होनी जरूरी है। तो आपको याद रखना है रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर चिंतन स्तर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, तो आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। शिक्षण के यहाँ पे किस बारे में पूछा है? स्मृति स्तर के बारे में। स्मृति स्तर क्या होता है? जहाँ पे छात्रों की भूमिका नहीं होती और टीचर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसी के बारे में पूछा है। स्मृति स्तर में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? पहले हमको यहाँ इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो पहले जो हमको बिल्कुल गलत लगे हमें उनको क्रॉस करना है और ऑप्शन से उनको हटाना है। हमको इसमें ऑप्शन से जाना है, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है जो कुछ से गलती हो जाती है। तो जो हमको बिल्कुल गलत लगे हमें पहले उसको बिल्कुल से हटा देना है। पहले हम यहाँ पढ़ रहे हैं, गंभीर सोच हो सकती है क्या? नहीं। बच्चे स्मृति स्तर पे बच्चे सोच ही कैसे सकते हैं गंभीर? तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया, मतलब ई वाला गलत हो गया, डी गलत हो गया हमारा। तो इसमें डी है तो ये वाला भी कैंसिल हो गया, इसमें भी डी है तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में ए और बी सिर्फ दोनों बचे हैं। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ क्या गया? एक विशेषता को दूसरी विशेषता से अलग करना। क्या बच्चे कर सकते हैं क्या?
एक विशेषता को दूसरी विशेषता से अलग, उनमें इतनी समझ ही नहीं है। स्मृति स्तर पे उनको सिर्फ फैक्ट याद करवाए जाते हैं। तो हमारा एफ भी गलत हो गया। एफ, चलो एफ तो किसी में है नहीं, तो मतलब हमारा ए तो सही हो गया, विचारों और योजनाओं का संगठन। ठीक है, अब हम बी देखते हैं, तथ्यों के बीच में संबंध देखना। क्या बच्चों तथ्यों के बीच संबंध देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है? नहीं, वो संबंध नहीं देख सकते, ये गलत हो गया। व्यवस्थित प्रस्तुतियों से त्वरित पुनरुत्थान, उनके पास में जो रोज उनको वो प्रस्तुतियां देते हैं उससे उनको याद होता है, उनका उत्थान होता रहता है धीरे, मतलब हाँ ये हमारा सही हो गया। तथ्यों का सही अनुक्रमण में महारत, उनको जो सही अनुक्रम है ए बी सी डी, जो ये सही क्रम है उनमें उनको पढ़ाया जाता है, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही हो गया। तो हमारा हो गया ए सी और ई, मतलब हमारा बी वाला सही हो गया। ठीक है, ये हमारा बी भी गलत हो गया था, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको ऐसे जो गलत है पहले उनको हटाना है हमको हमारे ऑप्शन से, और फिर इस प्रकार हम हमारे सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। आंसर है बी। देख लो, ये आया है यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट। ठीक है, शिक्षण के किस स्तर पर शिक्षक की भूमिका अन्योन क्रियात्मक होने के बजाय ज्यादा सक्रिय होती है? मतलब शिक्षक की भूमिका सक्रिय होती है, किस स्तर में होती है शिक्षक की भूमिका सक्रिय और बच्चों की कम होती है? हमारे स्मृति स्तर पे। ठीक है, स्मृति स्तर पे शिक्षक की भूमिका अधिक होती है ना, बौद्ध स्तर पे दोनों की बराबर होती है, किसी की भी भूमिका अधिक हो सकती है, पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आपको शिक्षक की भूमिका अधिक लगानी है। लेकिन चिंतनशील स्तर पर शिक्षक की भूमिका नगण्य होती है और छात्रों की भूमिका ऊपर होती है, मतलब महत्वपूर्ण होती है। तो अभी तो स्मृति लेवल आएगा क्योंकि यहाँ पे शिक्षक की भूमिका सक्रिय पूछी थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। शिक्षण के किस स्तर पर तथ्य और जानकारियां केंद्रित होती है? सही है, हमारे पास में फैक्ट होते हैं और जानकारी होती है। स्मृति स्तर, ठीक है, बताया था ना, यहाँ पे हम सिर्फ फैक्ट को याद करने की कोशिश करते हैं और हमारे पास जानकारियां होती है। तो अभी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक, तो करिए। शिक्षण के चिंतन स्तर में शिक्षक की भूमिका लोकतांत्रिक होती है, वह छात्रों पर ज्ञान को लागू नहीं करता, सही है, बल्कि उनकी प्रतिभा और क्षमताओं का विकास करता है। दोनों कथन सही है, क्योंकि शिक्षक उनको बता भी सकता है, दोनों में बातचीत होती है, मतलब लोकतांत्रिक है वो, क्योंकि वो दोनों आपस में बात कर सकते हैं। हमने देखा था कि चिंतनशील स्तर में दोनों आपस में बातें कर सकते हैं, तो मतलब वो एक लोकतांत्रिक भूमिका हो गई। और यहाँ पे वह छात्रों पर ज्ञान को लागू नहीं करता, वो उनके ज्ञान को लागू नहीं करता है कि देखो मैं बताऊंगा तुमको ये क्या होता है, नहीं, वो सिर्फ उनकी प्रतिभा और क्षमताओं में विकास करने की कोशिश करता है। तो मतलब ये हमारे दोनों कथन सही है और दोनों का सही स्पष्टीकरण है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ठीक है, अब हमसे कौन सा स्तर पूछा है? चिंतनशील स्तर की विशेषता नहीं है। यहाँ पे 3 विशेषता है और एक कोई सा गलत है, चलिए करने की कोशिश कीजिए। हम पढ़ते हैं, यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है, हाँ सही है शिक्षण से। इसमें शिक्षण की समझ और स्मृति दोनों स्तर शामिल है, हाँ उसमें मैंने बताया था ना, उसमें समझ भी शामिल है और स्मृति स्तर भी शामिल है। मॉरिशस शिक्षण के चिंतनशील स्तर के मुख्य समर्थक है, नहीं ये गलत है। कौन है फिर इसके? हंट, बताया था ना मैंने, हंट है, तो ये हमारा गलत हो गया। छात्र यहाँ प्राथमिक स्थान पर रहता है, बिल्कुल सही है, और शिक्षक द्वितीय स्थान पर रहता है। यह माना जाता है कि छात्र समस्या को हल करने के लिए किसी प्रकार के अनुसंधान दृष्टिकोण को अपनाएंगे, ये भी सही कथन है, ये समस्या केंद्रित दृष्टिकोण होता है हमारा। तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हंट हंट आएगा, मॉरिशस नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा। किस स्तर में माध्यमिक और निष्क्रिय होता शिक्षक? शिक्षक निम्न स्तरों में से किस स्तर में माध्यमिक और निष्क्रिय रहता है? कहाँ पे शिक्षकों की भूमिका निष्क्रिय होती है, बताइए? एमएलटी मतलब स्मृति, यूएलटी मतलब समझ, और आरएलटी मतलब चिंतन। बताइए कौन सा आएगा अब?
तो हमारा RLT सी ऑप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे शिक्षकों की भूमिका निष्क्रिय होती है, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बच्चों की भूमिका यहाँ पे अधिक होती है। अब हम यहाँ पे शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी विधियां होती है। यहाँ पे मेन हम दो प्रकार की हमारे पास में विधियां दे रखी है, हम उन दोनों का ही करेंगे। शिक्षा के एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इसका सिखाने के साथ घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है। शिक्षक एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। सिखाने, हम आपको सिखाने के लिए आए, तो मतलब यहाँ पे सिखाने से उनका घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षण औपचारिक भी हो सकता है, जो आपको स्कूल में कॉलेज लेवल पे मिलता है वो औपचारिक शिक्षा हो गई। और अनौपचारिक क्या हो गया, जो हमको घर पे जो शिक्षा मिलती है, हमारी मम्मी पापा द्वारा, जो हमारे माता पिता द्वारा हमको जो शिक्षा घर पे दी जाती है, वो अनौपचारिक शिक्षा में आ गया। औपचारिक जो हमें स्कूल कॉलेज या किसी कोचिंग संस्थान या कहीं पे भी जो हम मिलती है, उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा हमारे माता पिता परिवार या किसी सदस्य द्वारा दी जाती है, तो वो उसको हम अनौपचारिक शिक्षा में लेते हैं। यहाँ पे लिखा है औपचारिक शिक्षण आमतौर पर भुगतान किए गए पेशेवरी द्वारा दिया जाता है, जिसे शिक्षक कहते हैं। औपचारिक शिक्षक औपचारिक शिक्षण किसे कहते हैं, जो किसी टीचर के द्वारा दिया जाता है उसे औपचारिक शिक्षण कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षण किसे कहते हैं, जो परिवार के भीतर एक समुदाय में जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान दिया जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें हमारे पेरेंट्स कुछ चीजें बताते हैं कि हाँ ये चीजें सही है, ये गलत है, तो उसे ही हम अनौपचारिक शिक्षण बोलते हैं, जो हमें परिवार के माध्यम से दिया जाता है और वो भी प्रारंभिक वर्षों में दिया जाता है। ठीक है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण तकनीकें हैं हमारे पास में। कैसे हो गया, पहला है शिक्षक केंद्रित तकनीक है। शिक्षक केंद्रित तकनीक वो होती है जहाँ पे शिक्षक की मेन भूमिका होती है। शिक्षक उसके तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है कि उसे क्या सही लगता है, मतलब यहाँ शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है, उसे शिक्षक केंद्रित बोलते हैं। वो उसकी विधियों का प्रयोग करता है जो उसे सही लगती है। शिक्षार्थी केंद्रित मतलब विद्यार्थी केंद्रित। सेकंड हो गया हमारा विद्यार्थी केंद्रित, जहाँ पे हम बच्चों के लिए देखते हैं कि बच्चों को किस विधि द्वारा सही समझ में आएगा, हम उस उद्देश्य से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसे शिक्षार्थी या विद्यार्थी केंद्रित बोलते हैं। फिर थर्ड है हमारा सामग्री केंद्रित, जो हमारे पास उपलब्ध सामग्री होती है हम उसके आधार पर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, तो उसको सामग्री केंद्रित बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे पास में हो गया सहभागी या इंटरेक्टिव, जब हम आपस में बातचीत के दौरान इंटरेक्टिव करते हैं या आपस में सहभागी रूप से सभी लोग सहभागिता करते हैं उस शिक्षण में, उसे हम सहभागी शिक्षा बोलते हैं। हमारे अभी जो एग्जाम है उसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको पढ़ेंगे, यह हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको तो पढ़ेंगे, ये दोनों ये अभी हमारे सेट एग्जाम में आने वाला है, तो हम इन दोनों पे मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। शिक्षक केंद्रित, इसमें शिक्षक केंद्रीय स्तर पर होता है। शिक्षक की ठीक है, मैंने बताया ना, इसमें शिक्षक केंद्रीय स्तर में होता है, मतलब शिक्षक उसके सही तरीके से शिक्षा देने का प्रयास करता है, इसलिए वो केंद्रीय स्तर में होता है। शिक्षक की शिक्षार्थी एक विशेषज्ञ के रूप में देखते हैं। जो शिक्षार्थी होते हैं वो शिक्षक को एक विशेषज्ञ के रूप में देखते हैं कि हाँ हमारे शिक्षक को पता है कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे सही से पढ़ाना है, तो वो उसको एक विशेषज्ञ के रूप में देखते हैं। आप टीचर को एक विशेषज्ञ के रूप में देखते हैं कि हाँ हमें ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब उसका उनके पास में पूरा अच्छे से सही से नॉलेज है, इसलिए वो शिक्षक है। शिक्षार्थी वक्तव्य के निष्कर्ष बात प्राप्तकर्ता होते हैं। यहाँ पे कुछ ये गलत टाइप हो गया है। शिक्षार्थी ज्ञान के, अच्छा यहाँ पे आएगा ज्ञान के, शिक्षार्थी ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बात भी नहीं। ठीक है। शिक्षार्थी ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। जो हमारे विद्यार्थी होते हैं वो ज्ञान को, जो उनको ज्ञान दिया जा रहा है उसे वो निष्क्रिय रूप से, मतलब वो शिक्षक से कुछ बातें नहीं पूछते हैं कि क्या ये सही है क्या ये गलत है,
वो चुपचाप सिर्फ शिक्षा ग्रहण करते हैं, निष्क्रिय रूप से रहते हैं, वो कुछ सवाल जवाब नहीं करते, वो निष्क्रिय रूप से प्राप्त करते हैं उस चीजों को। जैसे हमारा उदाहरण में हो गया व्याख्यान विधि, जैसे जहाँ पे शिक्षक सिर्फ व्याख्या दे रहा है, एक टॉपिक है उसके ऊपर व्याख्या दे रहा है कि हाँ इस टॉपिक के बारे में ये सही है, ये गलत है, इसके ये गुण हो गए, ये इसके दोष हो गए, ये इसके लाभ हो गए, ये इसकी हानियां हो गई, तो उसको व्याख्यान विधि बोलते हैं। या वीडियो प्रस्तुति, आपको कोई वीडियो दे देंगे कि देखिए ये वीडियो है मेरा टॉपिक पे, आप इसको पढ़ लेना, उसको वीडियो प्रस्तुति बोलते हैं। टीम शिक्षण, जहाँ पे दो या दो से अधिक शिक्षक आपको कुछ चीजें समझाते हैं, उसे टीम शिक्षण बोलते हैं। कि जहाँ पे पढ़ाई शिक्षक दो या दो से अधिक शिक्षक टीम बना के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसे टीम शिक्षण बोलते हैं। यहाँ पे यह शिक्षकों को मदद पहुंचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक शिक्षक रहते हैं, इसलिए बच्चों को वो सही प्रकार से समझा सकते हैं, इसलिए ये भी शिक्षक केंद्रित में आ गया। हमारे इसमें से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आपको यहाँ पे दे देंगे निम्न में से कौन से शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है या शिक्षक केंद्रित विधियां हैं, और आपको यहाँ कुछ 4 ऑप्शन में दे देंगे, आपको उसमें से छांटना है कि कौन से शिक्षक केंद्रित है और कौन से विद्यार्थी केंद्रित है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ शिक्षक केंद्रित के भी उदाहरण दे देती हूँ और शिक्षार्थी केंद्रित भी बताऊंगी। ठीक है, शिक्षक केंद्रित में यहाँ पे फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट आ गया व्याख्यान विधि, मतलब चौक चौक टॉक। मतलब यहाँ पे आपको कोई एक टॉपिक, जैसे आज अपना टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, अपना यहाँ पे टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं यहाँ पे आई और मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पे पूरा समझा दिया कि हाँ ये ऐसे होता है, इसमें इतने प्रकार होते हैं, इसके इतने लाभ हो सकते हैं, इसके इतने हानि हो सकती है, मैंने आपको पूरा बता दिया, उसको हम व्याख्यान विधि कहते हैं। यह हमारे पुराने समय से चला हुआ आ रहा है। जब हम प्राचीन समय में, जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय और जो हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय है, ये वहां से ही चला हुआ आ रहा है, इसे हम हमारे पारंपरिक शिक्षा की भी एक विधि बोल सकते हैं। यह पद्धति सबसे प्रारंभिक और प्रभावशाली शिक्षण पद्धति है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे शिक्षक की बात को बहुत ध्यान देके बहुत आराम से सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए उसको प्रभावशाली और पारंपरिक बताया है, क्योंकि ये पारंपरिक, क्योंकि बहुत पुराने समय से चली हुई आ रही है। आमतौर पर छात्र व्याख्यान के दौरान शिक्षक के साथ बातचीत नहीं करते। अगर मैं आपको यहाँ पे, हमारे शिक्षक हमको कुछ समझा रहे होते हैं तो हम बीच में डिस्टर्ब नहीं करते, हम बीच में यहाँ पे सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि यहाँ शिक्षक पूरी एक व्याख्या कर रहे हैं हमारे एक टॉपिक के बारे में, तो हम यहाँ पे बीच में नहीं बोल सकते। यहाँ पे व्याख्यान के दौरान शिक्षकों के बीच में नहीं बोला, सॉरी, विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षकों से बीच में नहीं बात कर सकते। यह एक तरफा संचार है, यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ शिक्षक पार्टिसिपेट करता है और वो ही विद्यार्थी को समझाता है, विद्यार्थी क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, उसे ही बोलते हैं यह एक तरफा संचार है। ठीक है, कक्षा, ये कक्षा नहीं है, कक्षा है। कक्षा याद रखने के लिए तथ्यों और विचारों को सुनती है, लिखती है और नोट करते हैं। मतलब यहाँ जो कक्षा होती है, जैसे मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ कि हाँ ये व्याख्यान विधि ये आने वाली है, तो आप कक्षा में जो ये मेन पॉइंट है उसको नोट करोगे, ये जो तथ्य और जो मेरे विचार है उसको नोट करोगे कि हाँ ये हमारी एग्जाम में आ सकती है। जो हमारे तथ्य हमारे विचार है, आप उनको सुनोगे, लिखोगे और नोट करोगे, उसे ही हम हमारे व्याख्यान विधि के अंतर्गत ले सकते हैं। आपको इसको डिटेल जानने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। इससे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि शिक्षक केंद्रित विधि कौन कौन सी है, तो आपको इसका नाम याद रखना है कि व्याख्यान विधि कौन सी विधि है, हमारी शिक्षक केंद्रित विधि। इसमें डिटेल में नहीं आता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब हमारा बी पॉइंट क्या, टीम शिक्षण विधि। ठीक है, यह 1954 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा विकसित की गई थी। जो टीम शिक्षण विधि है, इसमें ऐसा होता है, हमारी एक क्लासरूम में हम यहाँ पे दो या दो से अधिक शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। मैंने आपको कुछ टॉपिक पढ़ा दिया, सर ने आपको कोई और टॉपिक पढ़ा दिया, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी, कुछ सर द्वारा समझा दी गई, मतलब आपको भिन्न भिन्न विषयों के अलग अलग टीचर मिल जाएंगे, आपको अलग अलग समझाने के लिए टीचर मिल जाएंगे। यहाँ पे ग्रुप टीचिंग होती है, मतलब यहाँ पे टीचर्स अधिक होते हैं और बच्चों को समझाया जाता है, उसे ही टीम शिक्षण विधि बोलते हैं। यह सहयोगात्मक या सह शिक्षण के रूप में भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, सहयोगात्मक या सह शिक्षण।
आप टीम शिक्षण विधि भी याद रखना, और ये इस नाम से भी आ सकती है, सहयोगात्मक या टीम शिक्षण, सह शिक्षण विधि। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये हमारा सी, थर्ड पॉइंट, टीवी या वीडियो प्रस्तुति, ये भी हमारा शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है। अब आ गया प्रश्नोत्तर विधि, ये भी हमारा टीवी या वीडियो प्रस्तुति, मतलब मैं यहाँ पे आपको कुछ रिकॉर्ड करके एक पूरा बता दूंगी कि टीचिंग टीचिंग क्या होता है। मैंने इसको आपको पूरा एक वीडियो दे रखा है, तो उसे हम बोलते हैं शिक्षक केंद्रित, क्योंकि वो मैंने बनाया। आपको अगर कुछ डाउट हो गया, आप उससे नहीं पूछ पाएंगे, तो मेरे लिए सही हो गया, उसमें मेरी मेन भूमिका है, इसलिए उसको वीडियो और टीवी प्रस्तुति को हम शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए टीवी और वीडियो प्रस्तुति हमारे शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत आ गया। फिर प्रश्नोत्तर विधि, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए कि आप इसको घर से करके लाना, ये सॉल्व करके लाना, तो वो भी टीचर सेंटर्ड हो गई। ठीक है, वो भी शिक्षक केंद्रित विधि हो गई। फिफ्थ है ब्लैक बोर्ड शिक्षण, जहाँ पे मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, मैं को समझा रही हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये हमारी पारंपरिक शिक्षा भी होती थी, टॉक टू टॉक, इसको भी उसी नाम से बोल सकते हैं, पर ये अलग अलग नामों से आ सकती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक अलग से नाम फिर से दे दिया है। तो ये भी हमारी शिक्षक केंद्रित विधि हो गई। ठीक है, और एक हो गया वर्णनात्मक विधि, मैंने एक टॉपिक लिया और मैं आपको उसको पूरा डिटेल में आपको उसको मौखिक बताने लग गई, उसका पूरा वर्णन करने लग गई, वो भी शिक्षक केंद्रित हो गई, क्योंकि उसको भी मैंने ही आपको बताया है, पूरा वर्णन किया है, उसको मैंने आपको लिख के नहीं बताया, सिर्फ अपने पूरा वर्णन करने की कोशिश किया कि क्या होता है टीचिंग, उसको हम वर्णनात्मक विधि बोलते हैं, और ये भी टीचर सेंटर्ड हो गई। तो ये जो हमारी 5, 6, 7, ये 7 जो हो गई है, ये हमारी शिक्षक केंद्रित विधि हो गई है। इनको आप अच्छे से याद रखना, इसमें से कोई सा भी नाम आ सकता है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें डीपली कुछ नहीं जाता है, पर मैंने आपको कुछ ये जो था कि किसने विकसित करी थी, इसका दूसरा नाम ये देना जरूरी था, क्योंकि बाई चांस कभी इससे क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने दे दी। बाकी आपको सिर्फ उनका डायरेक्ट नाम याद करने की क्या हो सकता है कि कौन सा हमारी शिक्षक केंद्रित विधि है। अब हम पढ़ेंगे हमारा शिक्षार्थी केंद्रित विधि। शिक्षार्थी केंद्रित विधि होता है हमारा विद्यार्थी सेंट्रल, कि कौन सी ऐसी विधि है जो हमारे विद्यार्थियों को पसंद आएगी, जिससे विद्यार्थी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। गलत है आप, विद्यार्थी को सीखने के केंद्र में रखा जाता है। यहाँ पे वो विधि होती है जहाँ पे विद्यार्थी को सीखने के केंद्र में रखा जाता है, कि मतलब विद्यार्थी को कौन सी विधि द्वारा सही समझ में आएगा, कि मैं उनको चार्ट द्वारा समझाऊं, या कोई वीडियो के द्वारा समझाऊं, या सिर्फ ऐसे ही बोर्ड पे समझा दूं कि उनको समझ में आ जाए। जो विद्यार्थियों को सही समझाने की विधि लगे, उसे ही विद्यार्थी केंद्रित विधि बोलते हैं। का अर्थ है विद्यार्थी या छात्र सीखने के लिए जिम्मेदार है, जबकि शिक्षक सिखाने की सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार है। जहाँ पे छात्र मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं और मैं भी बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, पर सुविधा अनुसार सिखाना चाहती हूँ, कि बच्चों को किस में बहुत सरलता से उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसे ही हम शिक्षार्थी केंद्रित बोलते हैं। जहाँ पे विद्यार्थी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे असाइनमेंट या नियत कार्य, मैं आपको कुछ असाइनमेंट बनाने के लिए दूंगी कि आज ये टॉपिक है, मैंने आज ये टॉपिक आपको समझाया, फिर मैं इस टॉपिक का आपको असाइनमेंट बनाने के लिए दूंगी, कि जो आपको इसमें से अच्छा टॉपिक लगे, जो इसमें से आपको एक अच्छा मुख्य बिंदु लग रहा है, उस पर आप एक असाइनमेंट बना के लाइए। फिर आप वो असाइनमेंट बना के लाओगे, उसमें से मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी, तो आपके जो भी डाउट है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए असाइनमेंट या नियत कार्य को हम शिक्षार्थी या स्टूडेंट सेंटर में रखते हैं। ठीक है, चर्चा विधि, हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, कि कौन सी चर्चा से आपको सही समझ में आएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा, इसलिए चर्चा विधि को भी हम आपस में चर्चा करते हैं। चर्चा बहुत प्रकार की हो सकती है, समूह चर्चा हो गया, विद्यार्थी चर्चा हो गया, चर्चा भी बहुत प्रकार से होती है, पर हम यहाँ चर्चा में बात कर रहे हैं कि शिक्षक और विद्यार्थी आपस में चर्चा कर सकते हैं। हम आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी, आपको वो समझ में नहीं आएगा, फिर आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो उसे ही हम चर्चा विधि के अंतर्गत रखते हैं। फिर आ गया समूह कार्य विधि, मैं छात्रों को कुछ ग्रुप बना दूंगी आपके, कि आपको समूह में कार्य करना है। तो जब आप समूह में कार्य करोगे, तो आपका जो भी डाउट है, वो हो सकता है आपके दोस्त को अच्छे से समझ में आ गया हो, तो वो आपको समझा दे। जो आपके दोस्त को समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो आप आपके दोस्त की हेल्प कर सकते हो। ऐसे ही जब हम समूह में कोई कार्य करते हैं, तो हमको अच्छे से समझ में आ जाता है, तो उसे ही समूह कार्य विधि बोलते हैं। समस्या समाधान विधि,
आप यहाँ पे समस्या को समाधान करने की विधि देखते हो, आप यहाँ पे वो देखते हो कि हम किस प्रकार से समस्या को समाधान कर सके, इसलिए समस्या समाधान विधि भी हमारे विद्यार्थी सेंट्रल में आ जाती है उनको, ताकि अच्छे से समझ में आए। इसलिए अन्वेंशन विधि, हम यहाँ पे कुछ अन्वेंशन करने की कोशिश करते हैं, इन्वेंशन करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से सही समझ में आए, इसलिए हम कुछ इन्वेंशन करते हैं, रिसर्च करते हैं कि चलिए हम इस टॉपिक पे आज पूरा अन्वेंशन करने वाले, रिसर्च करने वाले, ताकि आपको इसमें कुछ डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि हाँ मैम हमको ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम अन्वेंशन विधि को भी शिक्षार्थी केंद्रित में रखते हैं। प्रयोगात्मक विधि, हम प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एक साइंस का एग्जाम्पल दिया था, हम एक प्रिज्म के माध्यम से जब मैंने आपको बता दिया पहले कि एक प्रिज्म होता है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो उधर उसके अपोजिट साइड में इंद्रधनुष बनता है। आपको समझ में तो हाँ कि ठीक है ऐसा होता होगा, लेकिन जब मैं आपको लैब में ले गई, वहां पे मैंने आपको एक प्रिज्म दिया, वहां से जब सनलाइट आ रही थी उस पे, तो उसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और वहां पे इंद्रधनुष बना। जब आपने ये अपनी आंखों से देखा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको उस वक्त कुछ डाउट भी आया होगा तो आपने जब वो प्रयोग हो रहा होगा तो उस चीज को देखा और वहां समझा, तो आपका डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हम प्रयोगात्मक विधि बोलते हैं कि ये बच्चों के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि उनके यहाँ पे कुछ डाउट नहीं बचते हैं, इसलिए हम प्रयोगात्मक विधि को भी शिक्षार्थी केंद्रित के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शिक्षार्थी केंद्रित हो गया। हाँ, स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय विधि होती है जब आप आपस में खुद से पढ़ने की कोशिश करते हो, जब खुद सेल्फ स्टडी स्वाध्याय रूप से पढ़ते हो, जब आपको कुछ डाउट लगता है और फिर आप टीचर से पूछ सकते हो, इसलिए स्वाध्याय विधि भी हमारा विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में आता है। मल्टीमीडिया आधारित अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखना, मल्टीमीडिया आधारित हो गया, मतलब मैं आपको यहाँ कुछ अलग अलग तरीकों से मल्टीमीडिया के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी, कुछ आपको चार्ट बना के, कुछ आपको लैपटॉप पे वीडियो दिखा के समझाने की कोशिश करूंगी, कुछ आपको पाई चार्ट हो गया या फिर वेन आरेख हो गया, एनीथिंग एल्स, मैं यहाँ पे कुछ भी मल्टीमीडिया के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करूंगी, उसको अधिगम मतलब सिखाने की कोशिश करूंगी, उसको भी हम विद्यार्थी सेंट्रल में रखते हैं, क्योंकि इससे ही विद्यार्थी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कंप्यूटर आधारित शिक्षण, जितनी भी आईसीटी आधारित आए तो आप वो मान लेना कि वो विद्यार्थी केंद्रित है, क्योंकि जब मैं आपको कंप्यूटर आधारित शिक्षा दूंगी, जब मैं आपको कंप्यूटर के माध्यम से समझाऊंगी, कोई चार्ट बना के, कोई वीडियो दिखा के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली चीज है। मैं उसका कोई एग्जाम्पल दूंगी और उसका प्रयोग भी करवाऊंगी उस फिर कंप्यूटर में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि को भी विद्यार्थी सेंट्रल में रखते हैं। ठीक है, कि ये विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होती है। अब हमारा आ गया प्रकरण अध्ययन विधि, मतलब केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में होता है कि हम किसी केस को आप खुद अपनी आंखों से देखते हो, फिर देखते हो कि इसको सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ABCD, आप इसमें से 2 तरीके निकालते हो, फिर आप आपस में चर्चा करते हो कि हाँ ये सही हो गया, मतलब आप खुद जब केस को देखोगे, उसको समझोगे, तभी आप उसको सही करने की प्रयास करोगे, इसलिए केस स्टडी मेथड भी बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है। ये इम्पोर्टेंट है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट में एक बार आया था, मुझे ईयर नहीं याद आ रहा, यूजीसी नेट में डायरेक्ट इससे आया था, ब्रेन स्ट्रॉमिंग विधि किसके अंतर्गत आती है, शिक्षार्थी केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित, विद्यार्थी या शिक्षक, मतलब विद्यार्थी सेंट्रल या शिक्षक सेंट्रल, टीचर सेंट्रल। तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग विधि वो होती है जहाँ पे बच्चों को आपस में एक ग्रुप बनाया जाता है, हमने बच्चों का आपका एक आपस में ग्रुप बना दिया गया, आपको एक टॉपिक दिया गया टीचिंग, कि आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से टीचिंग की परिभाषा लिख के आना, फिर आप सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे, आपका ग्रुप बनाया गया, आप लोग बातचीत करने लगे कि हमारे टीचिंग की क्या परिभाषा हो सकती है, हम मैम को कल एक परिभाषा देने वाली है, तो हमको बहुत सही से वो परिभाषा हमको लिखनी पड़ेगी ताकि हम मैम को दे पाए। तो जो आप टीचिंग की परिभाषा लिखोगे, आप सभी लोग अलग अलग अपने विचार दोगे, आप अपने स्वतंत्र विचार दोगे, वहां आपको कोई मना नहीं करेगा। जब जहाँ पे एक ग्रुप में स्वतंत्र विचार आते हैं और उस विचारों में से एक सही विचार पे पहुंचा जाता है, उसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि बोलते हैं, जहाँ पे विचारों को स्वतंत्र रखा जाता है, जहाँ बच्चों को विचार आने के लिए एक मंच होता है, एक ग्रुप होता है, उसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि।
शिक्षार्थी केंद्रित विधियां ये सभी है जो मैंने आपको बताई। शिक्षार्थी केंद्रित में आपको समझ जाना है कि जो बच्चों के लिए अच्छी हो, जो बच्चों को सही में समझ में आए, उसको हम विद्यार्थी केंद्रित बोलते हैं। और शिक्षक केंद्रित उसे बोलते हैं जो शिक्षकों के लिए अधिक उपयोगी हो, जो उनके पढ़ाने की विधि को आसान करे, वो शिक्षक केंद्रित हो गया। और जो बच्चे को समझने के लिए बहुत अच्छे से बनाई गई हो, वो विद्यार्थी केंद्रित हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम कल हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड की अगली क्लास करेंगे। थैंक यू।